आपको हमारे अनसुने कहानियां चैनल पर स्वागत है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात अंधेरी और तूफानी थी। मैंने सोचा था कि शहर की तनाव भरी जिंदगी से दूर जंगल में स्थित मेरे दादा दादी के पुराने केबिन में कुछ समय बिताऊंगा और प्रकृति के करीब रहूंगा। बचपन में मुझे यह केबिन बहुत पसंद था, लेकिन कई सालों से वहां नहीं गया था। मेरे दादा दादी की मृत्यु के बाद केबिन को छोड़ दिया गया था और वह जर्जर हो गया था। दोपहर में लंबी ड्राइव और थोड़ी सी चढ़ाई के बाद मैं केबिन पहुंचा। केबिन पुराना और जीर्णशीर्ण लग रहा था, लेकिन फिर भी उसमें एक आकर्षण था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो अतीत की यादें ताजा हो गईं। मैंने केबिन का निरीक्षण किया, जिसमें कई पुरानी चीजें और यादें मिलीं। मैंने वह फायरप्लेस देखा जहां हम मार्शमेलो भुना करते थे, वह झूलने वाली कुर्सी जहां मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थीं, और वह किचन जहां मेरे दादा उनके मशहूर पैनकेक बनाते थे। ये सब देखकर मेरे मन में एक गर्माहट भरी भावना आई, जैसे मेरे दादा दादी अभी भी वहीं हों। मैंने सोचा कि मैं यहाँ रात बिताऊंगा। मैंने फायरप्लेस में आग जलाई, डिनर बनाया और एक किताब पढ़ी। उस शांति और एकांत में मैं बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। थकान की वजह से मैंने जल्दी सोने का फैसला किया और दादा दादी के पुराने कमरे में चला गया। कमरे में प्रवेश करते ही मुझे एक तस्वीर नजर आई, जिसमें मेरे दादा दादी मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वे बहुत खुश और प्यार में दिख रहे थे। यह देखकर मुझे थोड़ी उदासी हुई, काश वे अभी भी जिंदा होते। मैंने फोटो वापस रख दी और बिस्तर में लेट गया। आंखें बंद करने के बावजूद मुझे नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए खुद को आरामदायक स्थिति में लाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक मैंने अपने कानों में एक आवाज सुनी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं डर से जम गया। आवाज और तेज और गुस्से से भरी होती गई। यह आवाज किसी महिला की थी, लेकिन मेरी दादी की नहीं। यह आवाज गुस्से और नफरत से भरी थी, जैसे वह मुझे नफरत करती हो। तुम कौन हो? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, वह आवाज फुसफुसाई। यह मेरा केबिन है। मेरा पति। मेरी जिंदगी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह मेरे दादा की पहली पत्नी की आत्मा हो सकती है, जिनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह जिनका अंतिम संस्कार इसी केबिन के पास जंगल में हुआ था। वह जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना था। मैंने अपनी जान के लिए खतरा महसूस किया। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं सका। अचानक कमरे में ठंडक बढ़ गई और मुझे अपनी छाती पर एक भारी दबाव महसूस हुआ। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी आवाज गले में अटक गई। अचानक मुझे एक बूढ़े आदमी की सख्त और गंभीर आवाज सुनाई दी, भागो। मैं बिस्तर से कूदकर बाहर भागा, बिना कुछ सोचे। मैंने अपनी चाबी और फोन उठाया और केबिन से बाहर निकल आया। मैंने दरवाजा बंद करने की भी जहमत नहीं उठाई। मैं अपनी कार तक पहुंचा, जो केबिन से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। मैंने कार चालू की और वहां से निकल गया, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। मैंने तब तक ड्राइव किया जब तक कि मैं पास के शहर में नहीं पहुंच गया, जहां मैंने एक मोटेल में चेक इन किया। मैंने अपने माता पिता को फोन करके सब कुछ बताया और उनसे मुझे विश्वास करने की भीख मांगी।
उन्होंने मुझसे शांत रहने को कहा और अगले दिन मुझे लेने आने का वादा किया। मैंने उस रात मोटेल में बहुत ही भयभीत महसूस किया। मैं सो नहीं सका और बार बार वही सोचता रहा कि आखिर हुआ क्या था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि दादा की पहली पत्नी की आत्मा ने मुझ पर हमला क्यों किया और वह मुझसे क्या चाहती थी। क्या उसने कभी दादा दादी पर भी हमला किया होगा? क्या वह अभी भी वहीं है, मेरे वापस आने का इंतजार कर रही है? मैं इस रात को कभी नहीं भूल सकता। आज तक मैं उस केबिन में वापस नहीं गया, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उस रात क्या हुआ था और मेरे दादा दादी का क्या संबंध था उस आत्मा से। मुझे सच्चाई का पता लगाना है। मैं उस रात की सच्चाई जानने के लिए उस केबिन में वापस जाने का निर्णय लिया। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। मैं वहीं खड़ा रह गया। ठंडी हवा में दादा दादी की यादें घुली हुई थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ भारी और रहस्यमय। मैंने केबिन के अंदर कदम रखा, हर चीज को ध्यान से देखने लगा। मैंने एक पुराना अलमारी खोला, जहां मुझे एक धूल भरी डायरी मिली। उसमें मेरे दादा दादी की कहानी लिखी थी, जिसे मैंने कभी नहीं सुना था। डायरी में एक विशेष पृष्ठ पर लिखा था, पहली पत्नी की आत्मा के साथ हमारा संघर्ष, जिससे मेरी धड़कनें तेज हो गईं। डायरी में लिखा था कि दादा की पहली पत्नी सविता की मौत अचानक हुई थी, लेकिन उसके बाद कई अजीब घटनाएं घटने लगीं। दादी ने लिखा कि सविता की आत्मा ने कभी चैन से नहीं रहने दिया। उसे जलन होती थी कि दादा ने उसे भुला दिया और नई जिंदगी शुरू कर दी। आत्मा ने कई बार दादी को सताया था। उसने कई बार दादी के कानों में बातें की, जैसे तुमने मेरा जीवन छीन लिया, तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। डायरी में आगे लिखा था कि सविता की आत्मा को शांत करने के लिए दादी ने कई बार तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन वे सब असफल रहे। सविता की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और वह इस दुनिया में अटकी हुई थी, शायद दादा से कुछ अनसुलझा सवाल या दर्द से। मैंने डायरी पढ़ते हुए एक ठंडक महसूस की, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने महसूस किया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी सी दौड़ गई। तभी मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी दादी की नहीं थी। यह वही थी, सविता की आत्मा। मुझे लगा जैसे वह मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने महसूस किया कि उसका क्रोध और बढ़ गया है। वह फिर से बोलने लगी, तुम्हारे दादा मेरे थे और मैं उनकी हूं। तुम इस सच्चाई को नहीं बदल सकते। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो शायद सिर्फ मौत के बाद ही समझा जा सकता है। मैंने सवाल किया, तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम सबको बताओ मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने मेरी सच्चाई को छिपाया। मुझे मेरी जगह वापस चाहिए। और उसके साथ ही सविता की आत्मा ने अपनी दुखद और भयानक कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें कई ऐसे रहस्य थे जिन्हें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं महसूस कर सकता था कि सविता की आत्मा उस घर में फंसी हुई थी, उसकी बेड़ियां उसके क्रोध और पीड़ा से बनी हुई थीं। मुझे समझ में आया कि मैं इस सच्चाई को उजागर करने और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए चुना गया हूँ। अगली सुबह मैंने उसी केबिन में रात बिताने का निर्णय लिया। मैं जानना चाहता था कि सविता की आत्मा को क्या चाहिए और कैसे उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन उसके लिए मुझे उसके दर्द और उसकी कहानी के हर पहलू को समझना पड़ेगा। मैंने महसूस किया कि यह एक सामान्य भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरी इंसानी पीड़ा और संघर्ष छिपा हुआ था। क्या सविता की आत्मा को शांति मिल पाएगी? क्या मैं उस केबिन में सुरक्षित रह पाऊंगा? क्या मुझे दादा दादी के जीवन से जुड़े और भी रहस्य पता चलेंगे?
ये सवाल मेरे मन में गूंज रहे थे और मैं जानता था कि ये रात और भी भयावह होने वाली थी। रात धीरे धीरे गहरा रही थी। मैं उसी केबिन में बैठा सविता की आत्मा से संवाद करने का प्रयास कर रहा था। मुझे उसके दुख और उसकी शिकायतों को समझना था ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। कमरे में हल्की ठंडक थी और माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। अचानक वह आवाज फिर से गूंजने लगी। सविता की आत्मा ने अपने जीवन के आखिरी दिनों की कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि उसकी शादी मेरे दादा से बहुत कम उम्र में हो गई थी। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके बीच कई समस्याएं थीं। उसने बताया कि दादा के जीवन में किसी और महिला का प्रवेश हो गया था जिसे वह नहीं पहचानती थी। उसकी बातों से मुझे समझ आया कि दादा ने सविता को धोखा दिया था और इसी कारणवश उनकी मृत्यु हुई थी। सविता की आत्मा इस धोखे और पीड़ा में बंधी रह गई थी और इसी ने उसे इस दुनिया में फंसा रखा था। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि उसके मन में अभी भी बहुत सारा क्रोध और अपमान भरा हुआ था। जैसे जैसे वह अपनी कहानी बता रही थी, कमरे में ठंडक और बढ़ती जा रही थी। अचानक मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैं घबरा गया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि यह सविता की आत्मा ही है। उसकी उपस्थिति में एक बदलाव आया था, जैसे वह अपनी कहानी बताकर हल्की महसूस कर रही हो। सविता की आत्मा ने मुझसे कहा, तुम्हें सच्चाई सबके सामने लानी होगी। मेरे दर्द को सबको जानना चाहिए। मुझे शांति चाहिए। उसकी आवाज में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक निवेदन था। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी कहानी सबके सामने लाऊंगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा। उस रात मैंने बहुत सी चीजें देखी और महसूस की जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सविता की आत्मा ने मुझे अपने साथ जो दर्द और पीड़ा सहा, उसे महसूस करवाया। मुझे उस रात का हर क्षण याद रहेगा। अगले दिन सुबह मैंने उस डायरी को लेकर केबिन से विदा ली। मैंने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं सविता की कहानी को सबके सामने लाऊंगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। मैंने इस बात का एहसास किया कि यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी थी जिसमें किसी के दर्द और कष्ट की गहरी छाप थी। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसे मैं सविता की आत्मा को शांति दिलाऊंगा और इस कहानी को सबके सामने कैसे लाऊंगा? क्या मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में पता था? क्या और भी गहरे रहस्य छिपे हैं? ये सवाल मेरे मन में उठ रहे थे और मुझे जवाब ढूंढने थे। केबिन से लौटने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सविता की आत्मा ने जो बताया था, वह मेरे दादा दादी की यादों और कहानियों से मेल नहीं खाता था। मुझे यकीन था कि इस कहानी में और भी कुछ छिपा है जिसे मुझे जानना होगा। मैंने उस डायरी को ध्यान से पढ़ने का निर्णय लिया, जो मैंने केबिन से प्राप्त की थी। डायरी में आगे बढ़ते हुए मैंने पाया कि सविता की मृत्यु के बाद दादा बहुत ही परेशान थे। उन्होंने कई बार आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन सविता की आत्मा से उनका सामना कभी नहीं हो सका। डायरी में लिखा था कि दादा ने एक तांत्रिक से संपर्क किया था, जो आत्माओं को शांत करने में विशेषज्ञ था। तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि सविता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह सच्चाई से रूबरू होगी और उसे न्याय मिलेगा। इस बीच मैंने अपने परिवार से भी बात की। मैंने अपनी माँ से इस बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया। वह सिर्फ इतना कह सकीं कि दादा और सविता के बीच की समस्याएं बहुत गंभीर थीं और यही वजह थी कि दादा ने दूसरी शादी की थी। मैंने तांत्रिक से संपर्क करने का निश्चय किया, जिसका नाम डायरी में लिखा था। तांत्रिक ने मुझे बताया कि सविता की आत्मा अभी भी अपने दर्द और अपमान से मुक्त नहीं हो सकी है।
उसे शांति दिलाने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें सच्चाई को उजागर करना और सविता की आत्मा को न्याय दिलाना शामिल था। अनुष्ठान की रात मैं, तांत्रिक और कुछ और लोग केबिन में पहुंचे। तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया और सविता की आत्मा को बुलाया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, केबिन में एक ठंडक फैल गई। सविता की आत्मा प्रकट हुई और उसने अपनी बात कहनी शुरू की। उसकी आवाज में अब पहले जैसा क्रोध नहीं था, बल्कि एक दर्द और खालीपन था। सविता की आत्मा ने कहा, मैं अब और कुछ नहीं चाहती। मैं बस सच्चाई से रूबरू होना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में दुखी थी और मेरी आत्मा इस दुनिया में भटकती रही है। लेकिन अब मैं थक गई हूँ। मुझे शांति चाहिए। तांत्रिक ने अनुष्ठान के माध्यम से सविता की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। उन्होंने सविता की आत्मा से कहा कि अब वह सच्चाई से मुक्त हो सकती है और उसे जाने दिया जाए। अनुष्ठान के अंत में सविता की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कि वह अंततः मुक्त हो गई हो। उस रात के बाद मैं एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। मुझे यकीन था कि सविता की आत्मा को अब शांति मिल गई है और वह अब इस दुनिया से मुक्त हो गई है। यह अनुभव मेरे लिए जीवन भर की याद बन गया। मैंने महसूस किया कि सच्चाई और न्याय की खोज में कितनी शक्ति होती है, और यह भी कि आत्माओं की दुनिया में भी कई रहस्य और कहानियां होती हैं जो हमें नहीं पता होती। अब मेरे सामने एक नया सवाल था, क्या मैं इस सच्चाई को सबके सामने लाऊं? क्या यह कहानी सिर्फ मेरी थी या इसे दुनिया के सामने लाना चाहिए ताकि सविता की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिल सके? मैं जानता था कि यह एक कठिन निर्णय होगा, लेकिन यह निर्णय मुझे ही लेना था।